नमस्कार दोस्तों। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1956 की एक फिक्शनल फिल्म जिसका नाम है देवता। इस फिल्म के डायरेक्टर थे पट्टाना। फिल्म की कहानी और डायलॉग लिखे हैं पंडित मुखर्रम शर्मा जी ने। इस फिल्म की कहानी लिखी गई है सदाशिवा ब्राह्मम जी द्वारा। फिल्म को प्रोड्यूस किया था नारायण लेंगर जी ने और ये फिल्म में म्यूज़िक दिया है सी रामचंद्रा जी ने। ये फिल्म नारायण कंपनी प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने। ये फिल्म 1956 में रिलीज़ हुई थी। इसका टोटल रन टाइम था 178 मिनट, जो कि एक हिंदी भाषा की मूवी थी। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में थे जैमिनी गणेशन, जो कि एक तमिल एक्टर थे। इसके अलावा अंजलि देवी, वैजंती माला, बिपिन गुप्ता, एम.एन. नाम्बियार, आगा, डेजी रानी, कुमारी कमला जैसे कलाकार ने इस पिक्चर में अपना अभिनय दिखाया। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है विजय के साथ, जो कि अपने पिता के साथ एक गांव में रहता है। एक दिन उसके पिता उसे एक कटार यानी एक चाकू देते हैं, जो कि कई वर्षों पहले जब उसने उस राज्य के राजा यानी संग्राम सिंह की जान बचाई थी, तो उससे प्रसन्न होकर संग्राम सिंह ने ये कटार उसके पिताजी को दिया था। विजय के पिताजी उन्हें बताते हैं कि राजा संग्राम सिंह अब देख नहीं सकते, क्योंकि कई वर्षों पहले जब वह शिकार खेल रहे थे तो एक सांप ने उनकी आंखों पर हमला कर दिया था, जिस कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। विजय के पिताजी विजय से कहते हैं कि ये कटार लेके तुम राजा के पास जाओ और ज़रूर वह इस कटार को पहचान लेंगे और तुम्हें किसी नौकरी पर रख लेंगे। विजय ये सब सुन के महल की तरफ प्रस्थान करता है और राजा साहब से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर महल में राजा संग्राम सिंह अपने मंत्री और सेनापतियों के साथ बैठे होते हैं। वह अपनी चिंता व्यक्त करते हैं अपनी बेटी नलिनी को लेके। वह चाहते थे कि उनकी बेटी नलिनी का जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए। तभी नलिनी अपने पिताजी से कहती है कि जो शादी आप देख ही नहीं सकते, मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती। तभी राजा के दरबार में बैठे एक मंत्री राजा को बताते हैं कि उनके राज्य में एक वैद्य आए हैं जिनके पास अवश्य उनकी आंखों का इलाज होगा। यह बात सुन के नलिनी अपने पिताजी से कहती है कि वह अभी जाएंगी और उस वैद्य को लेकर राजमहल में आएंगी ताकि उनके पिताजी की आंखों का इलाज हो सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नलिनी अपने रथ और कई सारे सिपाहियों के साथ वैद्य को लेने के लिए निकल पड़ती है, जहां रास्ते में उनकी मुलाकात होती है विजय से, जो कि रास्ते में आराम फरमा रहे होते हैं। नलिनी के सिपाही विजय को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु विजय ऐसा नहीं करते और उनकी सैनिकों के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें वह सबको धूल चटा देते हैं। विजय, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और नलिनी उनकी कलाबाजी और उनके लड़ने के कला से काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और उनको अपना दिल दे बैठती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नलिनी वैद्य को लेकर राजमहल में आ गई है, जहां वैद्य नलिनी के पिता राजा संग्राम की आंखें देखकर उनको बताते हैं कि नाग के काटने से जो उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उसका केवल एक ही उपाय है, जिसके लिए उनको नागलोक जाके नाग ज्योति को लेकर आना पड़ेगा। इसके बाद राजा अपने राज्य में ऐलान कर देता है कि जो भी उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए नागलोक से नाग ज्योति को लेकर आएगा, उसे वह मुंह मांगा इनाम देंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय अब राजा के पास पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात होती है नलिनी से। मैं आपको बता दूं, नलिनी से वह पहले भी मिल चुका था जब नलिनी वैद्य को लेने के लिए निकली थी। विजय राजा को उनके पिताजी का दिया हुआ कटार दिखाते हैं। राजा उसे झट से पहचान लेते हैं और विजय को अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। अब विजय राजा के लिए सेना में काम कर रहा है, जिस कारण उसकी मुलाकात अब नलिनी से होती रहती है और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दिन इस बात का पता राजा को चल जाता है, जिसके बाद राजा
विजय को कैद करने की सज़ा दे देते हैं। जब ये बात नलिनी को पता चलती है तो वह अपने पिताजी से कहती है कि वह भी विजय से प्यार करती है और अपने पिताजी से विजय को छोड़ देने के लिए आग्रह करती है। परंतु राजा काफ़ी गुस्से में होता है और वह नलिनी को कहता है कि उस पापी का कल सर कलम कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विजय, जो कि कैद है, जिसे कल सज़ा होने वाली है, वहाँ उसकी मुलाकात होती है बहादुर नाम के एक व्यक्ति से, जिसका रोल निभाया है आगा ने। विजय और आगा यानी बहादुर किसी तरह सिपाहियों को चकमा देकर उस कैद से भाग जाते हैं। विजय सीधा नलिनी के पास उसके राजमहल पहुंचते हैं सबसे चोरी छुपे। विजय नलिनी को कहते हैं कि वह उनके पिताजी के लिए नाग ज्योति लेकर आएगा, जिसके लिए वह नागलोक जाएगा। जब उनके पिताजी की आंखें ठीक हो जाएगी तो बदले में वह इनाम के रूप में नलिनी को उनसे मांग लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय और बहादुर नागलोक के लिए निकल गए हैं, हालांकि उनको रास्ता तो नहीं मालूम। तभी वह एक पत्थर पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक नाग प्रकट होता है, जो कि देखते ही देखते एक नाग कन्या में बदल जाता है। तभी वहाँ पर एक राक्षस भी प्रकट होता है, जिसे देखकर नाग कन्या दोबारा से एक नाग में प्रकट हो जाती है। नाग को देखकर वह राक्षस भी एक नेवले का रूप ले लेता है और दोनों के बीच में भिड़ंत शुरू हो जाती है। तभी विजय अपनी तलवार निकालकर नाग को बचाने के लिए उस नेवले को अपनी तलवार से मार देता है। तभी वह नाग दोबारा से एक नाग कन्या का रूप ले लेती है, जिसके बाद नाग कन्या विजय को उसकी जान बचाने के लिए उपकार व्यक्त करती है। तभी विजय नाग कन्या को बताता है कि उसे नाग ज्योति की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे नागलोक का रास्ता जानना है। नाग कन्या विजय को बताती है कि नाग ज्योति केवल उसे नागरानी ही दे सकती है और नागरानी उसे नागलोक में मिलेगी। जिसके बाद नाग कन्या उसे नागलोक का रास्ता बता देती है और विजय किसी तरह नागलोक पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागलोक में नागरानी एक बड़े से शीशे में देखती है कि दो मनुष्य नागलोक की तरफ आ रहे हैं। नागरानी का रोल निभाया है वैजयंतीमाला ने। नागरानी जब जादुई शीशे में विजय को नागलोक की तरफ आते हुए देखती है तो वह उनकी खूबसूरती से बहुत ही मोहित हो जाती है, जिस वजह से वह उन्हें नागलोक आने से नहीं रोकती। जल्दी अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय अब नागलोक पहुंच गया है, जहां पर उनकी मुलाकात होती है नागरानी से। नागरानी जो कि उनको देखकर बहुत ही मोहित हो जाती है और उनके प्रेम में पड़ जाती हैं। विजय को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि नागरानी अब उनसे प्रेम करने लगी है, जिसका फ़ायदा उठाकर वह किसी तरह उस जादुई शीशे में ये पता लगा लेते हैं कि नाग ज्योति नागलोक के किस हिस्से में रखी गई है। विजय किसी तरह नागरानी को चकमा दे के नाग ज्योति हासिल कर लेते हैं, परंतु जब वह वहाँ से निकल रहे होते हैं नाग ज्योति के साथ, तभी वह नागरानी को अपने सामने पाते हैं। जैसे ही नागरानी को ये पता चलता है कि विजय ने उनसे प्रेम का खाली नाटक किया है ताकि वह नागलोक से नाग ज्योति ले जा सके, जिससे नागरानी काफ़ी क्रोधित हो जाती है और विजय को श्राप देती है। नागरानी विजय को यह श्राप देती है कि जिस खूबसूरती से वह मोहित हो गई थी और उसके प्रेम में पड़ गई थी, वह खूबसूरती अब नष्ट हो जाए। जिन मजबूत कंधों से वह प्यार करने लगी थी, वह कंधे अब झुक जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि विजय, जो कि एक खूबसूरत लंबा चौड़ा इंसान था, वह अगले ही पल एक कुबड़े और बदसूरत इंसान में बदल जाता है, जिसे देखकर भी डर लगने लगता है। विजय नागरानी से पूछता है कि क्या वह ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा? क्या उसके पास पश्चाताप करने के लिए कोई भी उपाय नहीं? नागरानी उसे बताती है कि अगर कोई लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा, यदि वह एक मणि को तुम्हारे सामने तोड़े
तो उससे यह श्राप खत्म हो जाएगा। परंतु वह उस लड़की को बता नहीं सकता कि वह असल में कौन है, और वह यह सच किसी को भी नहीं बता सकता। यदि ये पश्चाताप वह 5 साल के भीतर नहीं करता तो फिर एक नाग प्रकट होगा जो कि विजय की जान ले लेगा। नागरानी यह भी बताती है कि यदि इस बात का जिक्र वह किसी से भी करेगा तो उसके सर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। यह सब सुन के विजय बदसूरत सा चेहरा और अपना कुबड़ा शरीर लेके वहाँ से निकल जाता है। वह पहुँचता है अपने दोस्त बहादुर के पास, जिसके साथ वह नागलोक में आया था, और वह उसको देख के पहचान नहीं पाता और उससे घिन खाने लगता है। विजय नागलोक से निकल के सीधा राजमहल की तरफ जाता है नाग ज्योति लेके। परंतु उसका दोस्त बहादुर, जो कि नागलोक में ही रह गया है क्योंकि नागलोक की एक दासी का उस पर दिल आ गया है और वह उसको वहाँ से जाने नहीं देती। विजय राजमहल पहुँच के राजा की आंखें नागज्योति द्वारा ठीक कर देता है। जब वहाँ की रानी नलिनी देखती है कि कौन वह व्यक्ति है जो नागज्योति लेकर आया है, उसको उम्मीद होती है कि वह ज़रूर विजय ही होगा। परंतु जब वह उस कुबड़े बदसूरत इंसान को देखती है तो उससे घिन खाने लगती है। विजय की मजबूरी यह रहती है कि वह रानी को बता नहीं सकता कि वह विजय ही है, और नागरानी के श्राप के द्वारा उसका यह हाल हो गया है। राजा की आंखें वापस आ जाती है और विजय वहाँ से जाने लगता है। तभी राजा उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो अपना इनाम मांगा ही नहीं। तभी विजय राजा से कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। जिस बात पे राजा और नलिनी दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं, पर क्योंकि राजा ने यह वचन दिया था कि जो भी उनकी आंखें ठीक करेगा और उनके लिए नागज्योति लेकर आएगा, वह उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा का वचन झूठा साबित ना हो, इसलिए नलिनी उस व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। रानी नलिनी और उस व्यक्ति की शादी हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों राजा के पास आशीर्वाद लेने आते हैं। तभी राजा उस कुबड़े व्यक्ति को लात मार के वहाँ से हटा देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे दामाद बनने के लायक नहीं हो। क्योंकि नलिनी अब उस कुबड़े व्यक्ति की पत्नी बन चुकी है, तो अपने पति के पक्ष में बोलते हुए वह कहती है कि पिताजी, आपने यह ठीक नहीं किया। अब मैं इनकी बीवी हूँ, आप इनका अपमान यानी मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वह कुबड़ा व्यक्ति यानी विजय और नलिनी एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। कुछ समय के बाद नलिनी को एक पुत्र होता है और विजय को यह आस होती है कि उसका पुत्र उसको नागरानी के श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तभी एक दिन विजय की कुटिया में एक सांप प्रकट होता है और विजय को इस बात का एहसास होता है कि 5 साल अब पूरे ही होने वाले हैं। यदि उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह सांप उसकी जान ले लेगा। तभी विजय अपनी बीवी नलिनी से कहता है कि ये जो सांप हमारे कुटिया में आया है, ये मुझे मारने के लिए आया है, और यदि जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो ये सांप मेरी जान ले लेगा। तो नलिनी अपने पति से कहती है कि वो ऐसा क्या करे कि ये सांप यहाँ से चला जाए और आप इससे मुक्त हो जाओ। वह कुबड़ा व्यक्ति अपनी बीवी को बताता है कि हमारे पुत्र को अकेले ही नागज्योति लेके पातालेश्वर की गुफा में जाना होगा। वहाँ एक मणि रखी है, उस मणि को लाके मेरे सामने तोड़ना होगा, तभी वह इस श्राप से मुक्त हो पाएगा। वह अपनी बीवी को यह भी बताता है कि यदि उसका पुत्र गुफा में जाने के बाद नागज्योति के प्रकोप खत्म होने से पहले वहाँ से वापस नहीं लौटा तो गुफा का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाएगा और वह वहीं फंस जाएगा। यदि सूरज डूबने से पहले यह सब कार्य पूरे नहीं हुए तो यह नाग जो उनके घर में प्रकट हुआ है, वह उस व्यक्ति को डस कर उसकी जान ले लेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नलिनी और उसका पुत्र पातालेश्वर की गुफा में पहुंच गए हैं, जहां नागज्योति
अचानक से जलने लगी है और पातालेश्वर की गुफा का दरवाज़ा खुल गया है। वह अपने बेटे से अकेले ही अंदर जाके मणि लाने को कहती है। उसका पुत्र वैसा ही करता है जैसा माँ ने बताया है। वह अंदर जाता है और मणि हासिल कर लेता है, परंतु जैसे ही वह गुफा के दरवाजे पे पहुंचता है तभी नागज्योति का प्रकोप ख़त्म हो जाता है और वह गुफा का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसका बेटा वहीं फंस जाता है। यह सब देख के नलिनी जल्दी से अपने पति के पास वापस पहुंचती है और उससे ये सारी बातें बताती है। उसका पति कहता है कि तुम जल्दी से नागलोक की तरफ जाओ। वह इसको रास्ता बताता है और वहाँ जाके नागरानी से मिलो और उनको ये सारी बातें बताओ। वो ज़रूर इसका कोई ना कोई रास्ता बता देंगी। नलिनी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसके पति ने बताया है। वह तुरंत नागलोक जाती है और नागरानी से मिलती है। वह नागरानी के सामने खूब रोती है, बिलखती है और अपनी सारी परेशानी बताती है कि कैसे उनके पति को काटने के लिए एक सांप आ गया है और उनका बेटा पातालेश्वर की गुफा में फंस गया है। नागरानी, जो कि आज भी विजय पे क्रोधित है, वह उसकी पत्नी की बिल्कुल भी मदद नहीं करती और उल्टा उसकी बीवी को ही अपने कैद खाने में कैद कर लेती है। कैद खाने में कैद होने से पहले नलिनी नागरानी को भी श्राप देती है कि यदि उसका पतिव्रता धर्म सच्चा है तो उसके पति और बेटे को कुछ नहीं होगा। नलिनी, जो कि अब नागरानी की कालकोठरी में कैद है, भगवान से गुहार लगाती है। तभी वहाँ पर बहादुर आ जाता है और नलिनी किसी तरह चकमा देकर वहाँ से आज़ाद हो जाती है। कालकोठरी से निकलने से पहले वह एक नागज्योति भी अपने साथ ले जाती है और पातालेश्वर की गुफा में पहुँचती है। नलिनी जैसे ही पातालेश्वर के गुफा के दरवाजे पे पहुँचती है, नागज्योति से प्रकाश निकलने लगता है और गुफा का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद नलिनी का बेटा वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और वह मणि लेके अपने पिता के पास पहुँचता है। जैसे ही वह उस मणि को अपने पिता के पास फोड़ देता है तो हम देखते हैं कि विजय अपने असली रूप में आ जाता है और नलिनी को यह एहसास होता है कि जिस व्यक्ति से उसने शादी करी वह कोई और नहीं बल्कि विजय ही है। विजय उसको बताता है कि किस तरह नागरानी के श्राप के कारण वह इस रूप में तब्दील हो गया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही विजय ठीक हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ नागलोक में नागरानी एकदम बदसूरत हो चुकी है। उसको याद आता है कि नलिनी ने जो पतिव्रता होने का धर्म निभाया है, उसी कारण नागरानी की यह हालत हो गई है। नागरानी जल्द से जल्द माफ़ी मांगने के लिए नलिनी के पास पहुंचती है। नागरानी ने तो नलिनी की कोई बात नहीं सुनी, मगर नलिनी जैसे ही नागरानी को अपने पैरों में गिरा देखती है, उसे आशीर्वाद देके माफ़ कर देती है, जिसके बाद नागरानी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। नागरानी नलिनी से माफ़ी मांगती है और विजय से भी माफ़ी मांगती है और पश्चाताप कर लेती है। तभी राजा संग्राम सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पुत्री और दामाद और पोते को वापस राजमहल चलने के लिए कहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। फिल्म से जुड़े गानों की बात करें तो इस फिल्म में टोटल 8 गाने थे, जिसमें से 6 गाने अकेले लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। फिल्म के 6 गाने ऐ चाँद कल जो आना, दो नैनों का बना झूलना, कैसे आऊँ जमुना के तीर, सोना है मेरे दिल का जहाँ, जालिम तेरे आँखों ने, किसी से प्यार है हमको मगर हम ना बताएंगे। यह 6 गाने लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। फिल्म का 7वां गाना फूलों के मेले जो गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का 8वां गाना उधर चली जा जानकी जो गाया है मन्ना डे ने। फिल्म से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि यह फिल्म एक रीमेक है जो कि तमिल फिल्म जो कि साल 1955 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था कन्नावने कनकांडा देवम। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। हम आपसे मिलेंगे एक अगली मूवी के साथ अगले वीडियो में।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।